हाय, माय नेम इज रोशन रे। आई वेलकम यू टू माय चैनल माइंड योर मनी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, आर यू डूइंग जस्टिस विथ योर मनी, यानी कि आप अपने पैसे पे जितना रिटर्न बना सकते हैं, क्या आप उतना रिटर्न बना रहे हैं। क्रिसिल के एक रिपोर्ट के रेफरेंस से मैंने ये कहा था कि इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स का लगभग 70% पैसा फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या उस तरह के सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पार्क है, जहां पे लोगों को 6 to 7% एंड कुछ एक केसेस में 3 से 4% तक का रिटर्न मिलता है, और लोगों को ये लगता है कि उनके पास यही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये भी कहा था कि कुछ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें 12 से 13% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके साथ साथ मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी शेयर किया था कि कैसे प्री एंड पोस्ट टैक्स का रिटर्न का डिफरेंस आपको दिखता है जब आप एफडी जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं 6 to 7% के लिए, वर्सेस दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां 12 से 13% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो पोस्ट टैक्स ये रिटर्न का डिफरेंस कितना ह्यूज होता है, क्योंकि एफडी में के रिटर्न पे आपको लगभग 30% का टैक्स पे करना पड़ता है, और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसकी बात मैंने की थी उसमें 12.5% का टैक्स लाइबिलिटी बनता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसके बारे में मैंने इंडिकेशन दिया था, जिससे कि आप 12-13% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या है। साथ में हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम ये भी वैलिडेट करेंगे कि क्या पास्ट में 12-13% का रिटर्न मिला है लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात मैं करने जा रहा हूँ वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था मैं वैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आपके साथ शेयर करूँ जो कि लेस रिस्की हो, लेस वोलाटाइल हो, और हम उस लेस रिस्की ऑप्शन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जहाँ पे जो कि हमने 12 से 13% का सेट किया है उसको अचीव कर सके। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके 10 ईयर्स का रिटर्न ने मुझे भी सरप्राइज किया है। हालांकि उस में मैं पिछले 4-4.5 साल से इन्वेस्टेड हूँ और मुझे उसके रिटर्न का, रियलिस्टिक रिटर्न का अंदाजा है। नाउ लेट्स गो एंड सी कि 5 साल, 7 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में हमारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उसमें किस तरह का रिटर्न मिला है पास्ट में। हमारा पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है निफ्टी ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल एक्सेट्रा। और निफ्टी ईटीएफ उसका एक रेप्लिका है। निफ्टी की आज के डेट में वैल्यू है 23,000 और निफ्टी ईटीएफ की वैल्यू है 256 रुपीज। ये कैलकुलेट ऐसे होता है कि निफ्टी बीज टू बी स्पेसिफिक, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आज, निफ्टी के वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, 23,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 230, प्लस निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड इनकम शेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो उस डिविडेंड इनकम को जब आप उस वैल्यू में ऐड करते हैं 230 प्लस डिविडेंड इनकम, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से एज ऑन डेट निफ्टी बीज ईटीएफ की जो वैल्यू है 256 रुपीज है। इसका यूज करके हम समझेंगे कि जो टाइम होराइजन हमने डिस्कस किया है 5, 7 एंड 10 ईयर्स में, किस तरह का रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने हमको दिया है। हमारा पहला टाइम होराइजन है 5 ईयर्स का पोस्ट कोविड। फरवरी 2020 से लेके फरवरी 2025 के बीच में किस तरह का रिटर्न रहा है। ये निफ्टी बीज जो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, फरवरी 2020 में इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे आज के रेट में 15.6% का रिटर्न रिफ्लेक्ट होता है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने फरवरी 2000 में जो वैल्यू लिया है पर यूनिट निफ्टी बीज की वो 124 रुपीज लिया है। सिंपल कैलकुलेशन है, उस महीने में निफ्टी बीज ईटीएफ का हाईएस्ट वैल्यू क्या था और उस महीने में उसका लोएस्ट वैल्यू क्या था।
हाईएस्ट 129 था एंड लोएस्ट 119 था। इसका एवरेज मैंने निकाला फॉर सिंप्लिसिटी, तो वो वैल्यू 124 रुपीज है। 256 रुपीज आज के डेट में करंट वैल्यू है। इन दोनों नंबर के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न कैगर मिलता है 15.6% का। सो 10 लाख रुपया फरवरी 2020 में इन्वेस्ट किया हुआ आज के डेट में 20,60,000 रुपए के बराबर है। और साथ में मैं आपको ये एक चार्ट भी दिखा रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आपको ये अंदाजा मिले कि इस 5 साल के पीरियड में कोविड का डाउनफॉल भी था मार्च 2020 में, उसके बाद रसिया यूक्रेन वॉर के वजह से और अलग अलग रीजन्स के वजह से मार्केट किस तरह वोलाटाइल हुए, और उस सब के बावजूद ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने को 15.6% का रिटर्न दिया है। अब हम इसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 10 ईयर टाइम होराइजन्स में अगर देखें, फरवरी 2015 से लेके फरवरी 2025 के बीच में, तो रिटर्न मिला है अपने को 11.3% का, और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज के डेट में 29 लाख रुपए के बराबर है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कोविड के बाद मार्केट ने रैली किया, जो सही बात भी है, तो मुझे लगा एक प्री कोविड कैलकुलेशन भी देखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने फरवरी 2015 से लेके फरवरी 2020 के डेटा को पिक किया, और उसमें निफ्टी बीज ETF में इन्वेस्टमेंट पे 7.2% का रिटर्न मिला, जो कि FD इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है पोस्ट टैक्स। और इन 3 डेटा सेट को देखने के बाद, हिस्टोरिकल डेटा को देखने के बाद, आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि अगर आप 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। रिटर्न इज मच बेटर देन FD, टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिडक्शन के बाद। और ये रिटर्न जो आपको दिख रहा है वो तब है जब आज के डेट में निफ्टी अपने टॉप के लेवल से 12 to 13% डाउन है। हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नैस्डैक 100 का ETF। नैस्डैक सिमिलर टू निफ्टी, जैसे निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, नैस्डैक US स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। उसमें US की IT सेक्टर रिलेटेड 100 कंपनीज है, जिसमें अमेजॉन, गूगल, एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा है। और उसमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन हमको मिलता है मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF से। सो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इसके डेटा सेट को पिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह का रिटर्न मिला है सेम टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड मैंने निफ्टी के लिए चूज किया था। सो पहला टाइम पीरियड पोस्ट कोविड और इंक्लूडिंग कोविड यू कैन से, फरवरी 2020 से लेके फरवरी 2025 के बीच में 25.8% का रिटर्न दिया है, यानी 10 लाख रुपए का वैल्यू आज के डेट में 31 लाख रुपए के बराबर है। ओके, साथ में इसको हम प्री कोविड भी देखते हैं। प्री कोविड 5 इयर्स पीरियड, यानी कि फरवरी 2015 से लेकर फरवरी 2020 के बीच में, वहां पे रिटर्न मिला है 20.1% का। अगर किसी ने 10 लाख रुपए फरवरी 2015 में इन्वेस्ट किए होते और फरवरी 2020 में उस पैसे को निकाल लिए होते, तो उनका 10 लाख रुपया 25 लाख रुपए के बराबर हुआ होता प्री टैक्स। नाउ 7 ईयर टाइम होराइजन पे ये इन्वेस्टमेंट कैसा दिखता है और क्या कैगर का रिटर्न मिला है इसमें। सो फरवरी 2018 से लेकर फरवरी 2025 के बीच में 22.6% का रिटर्न मिला है। 10 लाख रुपया 41 लाख रुपए के बराबर है। एंड 10 ईयर टाइम होराइजन, जिसके रिजल्ट ने मुझे भी सरप्राइज किया, फरवरी 2015 में इन्वेस्ट किया हुआ 10 लाख रुपया फरवरी 2025 में करंट वैल्यू पे
78 लाख प्लस है विथ 22.9% रिटर्न। एवरेज वैल्यू 26 रुपए के बराबर थी, जो कि आज की रेट में 205 रुपए के बराबर है, और इसका कैगर रिटर्न बनता है 22.9%। ये सारे रिटर्न अगेन तब है जब कोविड का डाउनफॉल हुआ, डिफरेंट वॉर्स हुए दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज के इलेक्शन हुए विथ ऑल दोज जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड रूपी डिप्रिसिएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर। इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद, या इन सारे मार्केट के वॉलेटिलिटी को कंसीडर करने के बाद भी, इस 10 साल के टाइम पीरियड में इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने MON 100 मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF ने लगभग 23%, 22.9% का रिटर्न दिया। ये एक समरी टेबल है। पहला निफ्टी 20 का, जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, उसमें आप देख सकते हैं कि 5 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर्स पीरियड में कैसे 15.6%, 13.2% एंड 11.3% रिटर्न मिला। एक टाइम पीरियड 2015 से 2020 के बीच में ऐसा रहा है जहां के 7.2% का रिटर्न मिला है, और ये मैंने जानबूझ के समरी टेबल में हाईलाइट किया है ताकि आप समझ सके कि जो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन इस समरी टेबल से एक चीज और बहुत ही क्लियर होता है कि इस टाइम होराइजन में 2015 से लेके 2025 के अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो डेटा सेट हमने लिए और उसका एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, उसमें रिस्क बहुत हद तक मिनिमम हो जाता है। कोई भी ऐसा डेटा पॉइंटर्स नहीं है या टाइम फ्रेम नहीं है जिसमें कि आपके पैसा डूबा हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हुआ हो। जो 7.2% है, अगर कोई 2015 के बजाय 2013 से स्टार्ट करता है, 2014 से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो या पैसा इन्वेस्ट किया हो, उसको 2020 में विड्रॉ करने के बजाय 2022 में किया हो, 2021 में किया हो, तो ये इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आपको 7.2% दिख रहा है, वो भी 10-11% या उससे ज़्यादा दिखेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो सेकेंड टेबल है आपके स्क्रीन पे, उसका रिटर्न 20 से लेके 25% के बीच में है, अलग अलग टाइम होराइजन में। सो कोई इसमें से कोई एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकता है, कोई दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकता है, कोई 50% निफ्टी 20 में, कोई 50% नैस्डैक 100 के ETF में इन्वेस्ट कर सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर FD की तरह अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से लेके 10 साल के बीच में है, तो अगर इन दोनों ऑप्शन को चूज करते हैं तो इट्स इज लेस लाइकली दैट कि आपके पैसे का लॉस होगा, और इट इज मोस्ट लाइकली कि आप जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 12 से 13% का, वो आप अचीव कर पाएंगे, जो कि आपके FD के इन्वेस्टमेंट से डबल और कुछ केस में उससे भी ज़्यादा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 1 में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये दो इंडेक्स ETF ऑप्शन ही क्यों चूज किए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, उसका सिंपल रीजन ये है कि निफ्टी ETF में, जैसा कि मैंने पहले कहा, 50 स्टॉक्स हैं, नैस्डैक 100 में 100 स्टॉक्स हैं। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क रहता है, 5 से 10 स्टॉक में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो काफ़ी वोलेटाइल रहता है, या फिर उसमें पैसे लूज करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए मैंने ETF ऑप्शन चूज किया कि अगर अपने को 12-13% का ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो हम उस ऑप्शन को क्यों चूज ना करें जिसमें हमारा रिस्क मिनिमम हो। तो पहला ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि ETF में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज जो होता है वो काफ़ी कम होता है। मूविंग टुवर्ड्स द डिस्क्लेमर अगेन, I have no intention to promote either Nifty Beach or MON 100. Nifty Beach, Nippon India Asset
मैनेजमेंट हाउस का है, MON मोतीलाल ओसवाल हाउस का है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये दो ऑप्शन इसलिए चूज किए, पहला कि इन दोनों ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। MON 100 में मैं आज भी इन्वेस्टेड हूँ। दूसरा रीज़न ये कि मुझे जिस टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए था 5 to 10 ईयर्स का, वो डेटा ETF में इन्हीं दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अवेलेबल है। निफ्टी ETF के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज के डेट में है, लेकिन उसका 10 ईयर्स का डेटा नहीं है। MON 100 का, NASDAQ 100 ETF का मुझे केवल एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पता है, दैट इज MON 100। सो सेकेंड रीजन ये था इनको चूज करने का। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये फैक्ट बेस्ड कैलकुलेशन था, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, कोई एजम्पशन नहीं, कोई हाइपोथेसिस नहीं। आप फरवरी से फरवरी के बजाय जनवरी से जनवरी, जून से जून कोई भी डेटा सेट को पिक कर सकते हैं और कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये सारे डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। सो आप खुद कैलकुलेट करें, कॉन्फिडेंस गेन करें, और आपको लगता है कि हाँ ये रिटर्न अचीव किया जा सकता है, देन आप अपने पैसे को सही जगह पे पार्क करने के बारे में सोच सकते हैं। एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ये पास्ट रिटर्न है। फ्यूचर में ये रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन ये हिस्टोरिकल डेटा अपने को एक कॉन्फिडेंस जरूर देता है कि अगर पास्ट में इस तरह का रिटर्न मिला है तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन इस तरह का रिटर्न मिल सकता है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करें उससे पहले ये जरूरी है कि आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझें, उससे कन्विंस हो, और फिर आप अपने पैसे का इन्वेस्ट करें उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। नाउ आई होप विथ दिस डेटा एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा कैलकुलेशन, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि आपके पैसे के लिए बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है FD के बजाय। और एक बार जब आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझ के कन्विंस हो जाते हैं, आई होप दैट यू विल चूज better investment option for your money and you will do justice with your money. So please think about it. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel and share your comments and feedbacks. Thank you so much again. Thank you.